स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों में आवर्तिता, दैट इज पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये है परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन। तो डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं इनमें बाएं से दाएं की ओर जब हम चलते हैं तो प्रारंभ में परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो आप जानते हो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे प्रारंभ में परमाणु त्रिज्या में क्रमिक कमी आती है। इसमें और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। स्कैंडियम की यहाँ पे हम परमाणु त्रिज्या देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद टाइटेनियम की और कम, वेनेडियम की और कम, क्रोमियम की इससे कम। तो यहाँ तक तो रेगुलर डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसके बाद बीच में अगर हम देखें तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ तक परमाणु त्रिज्या लगभग कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और सीरीज़ के एंड में परमाणु त्रिज्या थोड़ा बढ़ जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ जिंक। तो हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो स्टार्टिंग की बात करें, जहाँ पे परमाणु त्रिज्या कम हो रही है उसका कारण ये है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, और नाभिकीय आवेश में जब वृद्धि होगी तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ एक पुल एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या में कमी आ जाती है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बीच में अगर हम देखें तो परमाणु त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण होता है आवरण प्रभाव। आप जानते हैं आवरण प्रभाव क्या होता है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पेनल्टीमेट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अंदर के कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, और जिस प्रतिकर्षण के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती है, ये होता है आवरण प्रभाव। तो आवरण प्रभाव के कारण नाभिक तो उसको क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ रिपल करता है। तो जब हम मिडिल में देखते हैं, मिडिल ऑफ द सीरीज़ में अगर हम देखें तो एक और नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आवरण प्रभाव बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है और जो आवरण प्रभाव होता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या में कोई वृद्धि नहीं होती है और ये कांस्टेंट चलता रहता है। लेकिन एंड ऑफ द सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ के अंत में क्या होता है कि जो आवरण प्रभाव होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, वो ज़्यादा हावी हो जाता है नाभिकीय आवेश के ऊपर। यानी कि स्टार्टिंग में तो हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में नाभिकीय आवेश हावी है किसके ऊपर, आवरण प्रभाव के ऊपर, इसीलिए परमाणु त्रिज्या घट रही है। बीच में आवरण प्रभाव और नाभिकीय प्रभाव जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस बना हुआ है। और एंड ऑफ द सीरीज़ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कपल्ड हो चुके हैं, युग्मित हो चुके हैं, वहाँ पे परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि आवरण प्रभाव नाभिकीय आवेश की तुलना में अधिक प्रभावी हो चुका है। यही चीज़ें मैंने नोट्स में भी समझा रखी हैं कि श्रेणी के मध्य में परमाणु त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि n-1 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के साथ साथ ns इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि से नाभिकीय आवेश में वृद्धि जो है वो संतुलित हो जाती है, बैलेंस हो जाती है दोनों की। और श्रेणी के अंत में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के फलस्वरूप नाभिकीय आवेश की तुलना में
परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, अतः परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारे पास कभी कभी क्या आ जाता है कि डी ब्लॉक में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जब हम एक ही वर्ग में एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाने पे परमाणु आकार बढ़ता है, जबकि 4D से 5D सीरीज में जब हम जाते हैं तो 5D सीरीज के जो तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है वो 4D सीरीज के तत्वों की परमाणु त्रिज्या के लगभग समान होती है। ऐसा क्यों होता है? तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें यहाँ से हम आंसर स्टार्ट करेंगे। इसमें जान लेते हैं। देखो 3D से 4D सीरीज़ में जाने का तो सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और कोषों की संख्या में जब वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि 4D से 5D सीरीज़ में जाने पर 5D श्रेणी के तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन 5D से पहले बढ़ते हैं। ठीक है, 4f में पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, 5D में बाद में बढ़ते हैं। और 4f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका होता है दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट इनका बहुत कम होता है, जिस कारण नाभिकीय आवेश जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण लेंथेनॉइड संकुचन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, और लेंथेनॉइड संकुचन के फलस्वरूप परमाणुओं के आकार क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और इसी छोटे आकार के कारण 4D सीरीज़ के और 5D सीरीज़ के जो तत्वों की त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, वो लगभग समान होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, ये वाला टॉपिक। आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, द्वितीय आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तृतीय आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट इसमें पड़ता है। तो आयनन एंथैल्पी सीधे सीधे निर्भर करती है किस पे? इस पे निर्भर करती है परमाणु त्रिज्या पे। तो परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे घटेगी, नाभिक आयनन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम 3D सीरीज़ में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसकी हेल्प से समझ लेते हैं इसको कि आयनन एंथैल्पी में वृद्धि तो होती है लेकिन तीव्र नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब क्यों है, देखो यहाँ पे इसका कारण क्या है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप देखो तो 631, इसके बाद 656, और इसी प्रकार से चलता रहेगा। और धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे कि प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार बढ़ रही है और एंड ऑफ द सीरीज़ ये हाईएस्ट है। एंड ऑफ द सीरीज़ में हाईएस्ट होने का कारण एक ये भी है कि जिंक का अतिरिक्त स्थायी विन्यास होता है, जिस कारण से इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा एटॉमिक साइज़, एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे घटेगा आयनन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जितना छोटा परमाणु आकार होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, स्पेशली इन केस ऑफ क्रोमियम एंड इन केस ऑफ कॉपर, इन दोनों के केस में आप देखो कि इनकी आयनन एंथैल्पी बाकी के जो एलिमेंट है उनकी तुलना में बहुत अधिक है। ये देखिए, ठीक है। इसका कारण क्या है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनका जो विन्यास होता है वो क्या होता है, 3d5 4s1 होता है क्रोमियम का, और 3d10 4s1 होता है कॉपर का। लेकिन जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी हो चुकी है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा ये 3d5 4s0 एंड 3d10 4s0। ये अत्यधिक स्थायी विन्यास है, ठीक है। और स्थायी विन्यास होने के कारण इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है। तो ये आ जाएगा
अतः स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों कॉपर और क्रोमियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है। इसके बाद आ जाते हैं धात्विक प्रकृति पर। तो धात्विक प्रकृति की बात की जाए तो जितनी भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो आघातवर्ध्यता हो, तन्यता हो, लस्टर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी हो, मतलब धात्विक चमक जो होती है, सोनोरस गुण जो होता है, और साथ ही साथ विद्युत के सुचालक, ये सारे के सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। और रही बात धातुओं की क्रिस्टलीय संरचना की, तो 3 मेन क्रिस्टलीय संरचना में एग्जिस्ट करते हैं: BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धात्विक बंध प्रबल होते हैं। ये मेन चीज़ है। मेटेलिक बॉन्ड के लिए कंपलसरी है कि उस पर नाभिकीय आवेश क्या हो, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाई हो, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अयुग्मित हो, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के बीच में आबंध, मेटेलिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये चीज़ है इसमें। साथ ही साथ जब ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तो गलनांक, क्वथनांक, कड़न एंथैल्पी, ये सारे के सारे क्या होंगे, इनके मान उच्च होंगे। कड़न एंथैल्पी बोला जाता है किसी धात्विक क्रिस्टल को उसके कणों में, यानी कि उसके एटॉमिक फॉर्म में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो धात्विक गुण में इतना कुछ खास है नहीं, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पूछा भी जाता है कई बार कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा भी रखा है यहाँ पे कि डी ब्लॉक के जो धातुएं होती हैं इनमें N-1 D और NS उपकोष की ऊर्जा लगभग समान होती है। तो अलग अलग आबंधन में इनको ये भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार से जब प्रयोग करेंगे तो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। क्लियर। और साथ ही साथ निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये NS इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये केवल NS इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करते हैं, और जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनको NS के साथ साथ N-1D दोनों उपकोषों के इलेक्ट्रॉन यूज़ करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आइए जान लेते हैं अब कि किस प्रकार से अलग अलग तत्व भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक जो है वो ये है कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए NS इलेक्ट्रॉन्स और N-1D इलेक्ट्रॉन्स दोनों का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंगनीज़ का देख लीजिए। मैंगनीज़ का होता है 3D5 4S2, तो 4S में 2 इलेक्ट्रॉन है, D में 5 है, 5 + 2 7, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 7 होगी। लोवेस्ट क्या होगी, जितने S में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है स्कैंडियम का। स्कैंडियम में केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3। टाइटेनियम में +2 +3 +4। वेनेडियम में +2 +3 +4 +5। क्रोमियम में +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। मैंगनीज़ में हाईएस्ट होती है +7। इसके बाद ये रूल यहाँ पे नहीं लगता है, यहाँ से ये रूल नहीं लगता है जो आपको बताया गया कि अधिकतम जो होगा वो S और D इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर होगा। यहाँ से थोड़ा डिफरेंट रूल आ जाता है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे आयरन के केस में +2 +3 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कॉपर में +2 +3 +4। निकल में सेम होता है, कॉपर में +1 और +2 होता है, जबकि जिंक में केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये है कुल मिला के आज का टॉपिक। कहीं पे आपको समझ में ना आया हो तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। आयनन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक नेचर जो होता है इनका, आप शुरू से एक बार देख सकते हैं किस प्रकार से ये इसमें
एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। फिर इसके बाद ये थर्ड पेज ये आ जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो, और ये आ जाएगा आपका लास्ट पेज।